स्वागत है दोस्तों आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने पिछली क्लासेस में इंडियन ज्योग्राफी के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में हमने देखा, और हमारी जो क्लास अब चल रही है हिमालय के विभाजन के बारे में चल रही है, जिसमें हमने हिमालय के भू आकृतिक विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हमने जो उसका पारदर्शिक विभाजन है, जो कि नदियों के हिसाब से जिस तरीके से हिमालय का विभाजन हुआ है, उसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हुए अब हम उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो उत्तर पूर्वी की पहाड़ियां हैं वो हिमालय का भी पार्ट है, आपने सुना होगा, और प्रायद्वीप पठार का भी भाग है। तो ये किस तरह से इससे अलग हुआ है, कौन कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां पाई जाती है, किस तरह का यहाँ पे पर्यटन स्थल है, किस तरह की यहाँ पे कृषि होती है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जल की जो वर्षा का जो जल है, बारिश होती है, वो किन वजह से यहाँ पे ज्यादा क्यों होती है, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप पेन कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए, मैं आपके साथ विजय मीना, जहां हम पढ़ेंगे आज उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में, ठीक है। और उत्तर पूर्वी हिमालय को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको पूर्वांचल हिमालय भी बोला जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिमालय का ही एक्सटेंशन है, हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है। तो हम आज जो पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, और यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पे स्थित है। इन पहाड़ियों के क्रम के बारे में हम जानेंगे, क्रम के साथ जानेंगे कि कौन सी पहाड़ियाँ कौन से स्टेट में है, किस तरीके से ये यहाँ पे कौन कौन से देश में भी फैली हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारा चाइना म्यांमार से लगा हुआ है, वहीं बांग्लादेश से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के टोटल जो 7 सिस्टर के स्टेट आते हैं, वो टोटल जो 7 राज्य हैं उनके बारे में हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप तैयार हो जाइए। जहां हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके, थोड़ा सा मैं रिलेट करके बता दूं आपको कि हमने पिछली जो क्लासेस में हमने देखा था, अगर पिछली क्लासेस के बारे में आपको मैं बताऊं तो पिछली क्लास में हमने यहां पर भी भारत के भू आकृतिक और उसके साथ साथ पारदर्शिक विभाजन को देखा था दोस्तों। मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको वहां पे बता देता हूं कि हमने क्या क्या हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो हिमालय है वो अलग अलग विभाजन इसका बताया गया है। जैसे कि मैं अगर हिमालय के विभाजन आपको सिर्फ मैं यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ, ताकि आप पिछले क्वेश्चंस को यहाँ से के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सके, ठीक है। तो अगर मैं हिमालय के विभाजन के बारे में बताऊं कि हिमालय का जो विभाजन हुआ है दोस्तों, हिमालय का जो विभाजन हमने किया था पिछली क्लासेस में, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चीज को, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पढ़ाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यह है कि थोड़ा सा हम रिलेट कर पाए उस चीज को। तो पहले हमने जो देखा था हिमालय का भू आकृतिक विभाजन देखा था। क्या देखा था दोस्तों? हिमालय का भू आकृतिक विभाजन देखा था। क्या? भू आकृतिक विभाजन। भू आकृतिक विभाजन क्या होता है दोस्तों? भू आकृतिक विभाजन की अगर मैं बात करूं तो भू आकृतिक विभाजन में हिमालय को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से इसमें कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, लेकिन हम इसमें ट्रांस हिमालय को भी ऐड करके हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो हमने अगर 4 भागों में इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है ट्रांस हिमालय का आता है दोस्तों। किसका आता है? ट्रांस हिमालय का। कहीं ना कहीं ये भी हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन इसका जो निर्माण है दोस्तों, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो जो हमारा अभी नवीनतम हिमालय है उससे पहले हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय को, ठीक है, जिसको महान हिमालय भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? महान हिमालय भी उसको बोला जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसमें महान हिमालय के बाद लघु या फिर उसको मध्य हिमालय भी बोला जाता है। लघु या मध्य हिमालय भी इसको बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे शिवालिक, जो कि हिमालय का दक्षिणतम श्रेणी है दोस्तों, ठीक है। हमने इन 4 चीजों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं हमारी पिछली क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियो को देखिए,
ताकि आपको चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए दोस्तों। ठीक है, हमने ट्रांस हिमालय में 4 तरह की श्रेणियों के बारे में अच्छे से जाना था, जिसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने देखा था काराकोरम श्रेणी, है ना दोस्तों, काराकोरम के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था काराकोरम के बाद लद्दाख के बारे में हमने विस्तृत रूप से जाना था यहाँ पे। लद्दाख के बाद, क्योंकि कहीं सारे जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उसमें सीधे सीधे इसका क्रम ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए यही बड़ा टास्क होता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है या फिर महान हिमालय का पार्ट है। तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानना है कि हमें ज़्यादा डीप ना, पहले अगर हम ऊपर की चीज़ को तो समझें बहुत अच्छे से, तब जाके हम कोई चीज़ को अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ठीक, जास्कर के बाद जो आता है, लद्दाख का पूर्व में जो स्थित है दोस्तों, चाइना के क्षेत्र में आता है कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश। ये सारी चीज़ें हमने ट्रांस हिमालय में देखी थी दोस्तों। उसके बाद अगर महान हिमालय की मैं बात करूं तो इसमें हमने माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट को देखा था दोस्तों। माउंट एवरेस्ट के बाद हमने इसमें केटू को देखा था दोस्तों। इसमें हमने कंचनजंगा को देखा था दोस्तों। कंचनजंगा के बाद अन्नपूर्णा जो श्रेणी है उसको देखा था दोस्तों। ये सारी जो हमने हाईएस्ट पीक है महान हिमालय की, और महान हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसमें से उत्तराखंड के बाद सारी हाईएस्ट पीक स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। लघु हिमालय में हमने देखा था कि लघु हिमालय में हमने बहुत सारी ऐसी रेंज जो है, पीर पांजाल है, धौलाधार है, इन सब के बारे में देखा था दोस्तों। पीर पांजाल, ठीक है, पीर पांजाल के बारे में देखा था दोस्तों। पीर पांजाल के बाद हमने देखा था धौलाधार को देखा था, विस्तृत रूप से इनके बारे में हमने जाना है। धौलाधार के बाद हमने देखा था हमारी जो नाग टिब्बा है ना, नाग टिब्बा के बाद महाभारत श्रेणी है, इन सब के बारे में हमने विस्तार रूप से जाना था। शिवालिक जो है इसका दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी के होने के साथ साथ ये इसकी नवीनतम श्रेणी भी है दोस्तों। और यही हमने देखा था, ये तो हमारा भू आकृतिक विभाजन हो गया, इसके साथ साथ हमने पारदेशिक विभाजन भी इसका देखा था दोस्तों। पारदेशिक विभाजन भी हमने बहुत अच्छे से इसका समझा था कि किस हिसाब से पारदेशिक विभाजन किया गया है। पारदेशिक विभाजन जो है, मैंने नाम भी बताया था कि जिन इंसान ने इसका पारदेशिक विभाजन का बोला था उसका नाम है सिडनी, एक बनार्ड नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने इसका विभाजन दिया था। तो कई सारी जो चीज़ें यहाँ पे क्लियरिटी होती है, जैसे कि हम अगर ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो ट्रांस हिमालय एक जैसे कि 2-3 स्टेट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जगह को फिक्स कर दिया गया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो पहला हिमालय बोला जाता है, इसमें पहले जो हिमालय का नाम दिया गया दोस्तों, उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पंजाब हिमालय बोलते हैं। और पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? कश्मीर हिमालय बोला जाता है। ठीक बात, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि पारदेशिक विभाजन है वो स्पेसिफिक जगह को लेके बताया गया है, और इसमें कहाँ से कौन सी नदियों के बीच में है ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम अगर कश्मीर हिमालय की बात करें तो कश्मीर जो हिमालय है या पंजाब हिमालय है वो सिंध से सतलज के बीच में जितना भी क्षेत्र आता है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है और यहाँ से बीच का जो जितना भी क्षेत्र है वो हमारा आता है दोस्तों कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का आता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैंने सिंधु लिखा है, सिंधु नदी, और यहाँ पे सतलुज लिख दिया है दोस्तों। क्या लिख दिया है? सतलुज लिख दिया है। तो ये जो जितनी भी नदी है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं सिंधु लिख दूँ, सिंधु एंड सतलुज, है ना, सतलुज, ठीक। तो ये इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र आता है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं दोस्तों। और हमने इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से पारदेशिक विभाजन के बारे में पढ़ा है, लेकिन मेरा बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाए दोस्तों। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं पंजाब हिमालय के बाद में दोस्तों, पंजाब हिमालय के बाद अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको नीचे वाला जो एरिया आता है उसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और कुमाऊं हिमालय के बारे में मैंने बताया था कि इसको 2 नामों से जाना जाता है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो सतलुज से काली नदी के बीच में जो इसका है, सतलुज से कहाँ पे है दोस्तों? काली नदी के बीच में इसका क्षेत्र आता है दोस्तों। काली, अब कुमाऊं के बाद हमने नेपाल हिमालय के बारे में देखा था। नेपाल के बाद हमने देखा था असम हिमालय के बारे में, जो कि नेपाल हिमालय जो है इसमें हाईएस्ट पीक भी है दोस्तों, क्योंकि नेपाल में स्थित है। और दूसरी चीज़ है कि ये सबसे बड़ा हिमालय है जिसमें 800 किलोमीटर इसकी पूरी लेंथ है दोस्तों, किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है दोस्तों।
सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय है। तो ये हमने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे। हिमालय के बारे में हमने विस्तृत रूप से ये चीज़ें जान ली थी दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है हिमालय के बारे में है, क्योंकि हम हिमालय को 3 तरह से पढ़ेंगे। एक तो हमने भू आकृतिक विभाजन के बारे में इसको देख लिया, उसके बाद पारदर्शिक विभाजन के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम जो आज पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तर पूर्वी हिमालय एक अलग तरह से इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे आप ये वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिमालय का है विस्तार इधर पे है। तो यहाँ से जो हमारा हिमालय पूरा फैला हुआ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि हिमालय का जो पूरा एक्सटेंशन है, यहाँ से पूरा जो हमारा हिमालय है ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाके यहाँ पे ऐसा एक्सटेंशन है, पूरा हिमालय ऐसा फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मेघालय का जो हिस्सा देख पा रहे होंगे ये वाला, तो यहाँ पे जो गारो खासी जयंतियां हैं दोस्तों, वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो प्रायद्वीप भारत का पार्ट है। क्यों है ये, बड़ा ही हम आगे जो चीज़ पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे किस तरीके से हिमालय का पार्ट वो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे कि गारो खासी जयंतियां हिमालय का पार्ट है या फिर प्रायद्वीप भारत का पार्ट है। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में भूगर्भिक संरचना के बारे में देखा था दोस्तों, जब हमने देखा था कि किस तरीके से भारत का निर्माण हुआ, उस टाइम पे हमने देखा था कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जब टकराई, और टकराने से क्या होता है कि जब ये प्रायद्वीप भारत का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा इधर खिसक के आ जाता है और कुछ हिस्सा मेघालय के रूप में यहीं पे रह जाता है, और यहाँ एक भ्रंश का निर्माण होता है। अब भ्रंश का निर्माण होता है, यहाँ पे भ्रंश अभी फिलहाल तो नहीं है, यहाँ पे जिस तरीके से एक भ्रंश का निर्माण होता है, क्योंकि हमने हिमालय के विभाजन के बारे में देखा था कि जो लघु हिमालय है वो असतत हिमालय है दोस्तों। असतत हिमालय इसलिए है क्योंकि उसमें कई सारी जो नदियां निकल के आती है महान हिमालय से, तो उनका यहाँ पे उसका वहाँ पे क्या बन जाता है दोस्तों, उन नदियों की वजह से जो मिट्टी है वो कट जाती है। इसी तरीके से जितनी भी नदियां महान हिमालय से होकर बह के आती है यहाँ पे, उन नदियों के साथ कई तरह के अवसाद बह के आते हैं। अवसाद के साथ वो यहाँ पे जमा होते गए, भ्रंश जमा होते गए, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसको हम बांग्लादेश जहाँ पे अभी है वो एक मैदानी क्षेत्र में है। इसी तरीके से यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या होता है, भ्रंश से अगर होकर एक मैदानी क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक तरह का भ्रंश है उसको मालदा गैप बोलते हैं दोस्तों। आपने सुना भी होगा, जिसको राजमहल गैप या फिर उसको दोस्तों मालदा गैप भी बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा हिमालय है वो प्रायद्वीप भारत से कैसे अलग होता है, तो मालदा गैप से अलग होता है दोस्तों। क्योंकि मालदा गैप के बीच में जैसे जिस तरीके से यहाँ हमारा जो एक प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है, और जो ये वाला हिस्से का ही ये वाला जो एक्सटेंशन माना जाता है, जिस तरीके से हिमालय का एक्सटेंशन उत्तर पूर्वी की जितने भी स्टेट है वो माने जाते हैं, उसी तरीके से ये वाला हिस्सा भी इसका ये विस्तार माना जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया है, सिर्फ आने वाले इसमें हम वीडियो में स्लाइड में बहुत अच्छे से देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आप तैयार हो जाइए। मैं आपको अगर किसी भी तरह का पेन यूज़, अगर यहाँ से मैं जब इस पर लिखता हूँ तो मुझे क्लियर दिखता है, लेकिन हो सकता है कि आपका जो कैमरा क्वालिटी की वजह से इस चीज़ को क्लियर नहीं देख पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप इस तरह का पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो आपका सजेशन सर आंखों पर है, आप बिल्कुल हमें बताइए कि क्या हमें इसमें सुधार करना है, क्योंकि हम आपके लिए ही ये चीज़ कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप जो भी मुझे कमेंट में जो भी सजेशन करेंगे, सुझाव देंगे, उन चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ को हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से उत्तर पूर्वी जो हिमालय है उसमें प्रायद्वीप भारत का भी हिस्सा है, उसके साथ साथ हिमालय का भी हिस्सा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक मैप के थ्रू यहाँ बता चुका हूँ। आगे हम देखते हैं कि एक ब्रीफली इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है।
देखो, सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि हिमालय के दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हिस्सा दक्षिण पूर्वी में इसके आता है। ठीक, दक्षिण पूर्वी में पूरी पहाड़ियां है ना, मतलब ये क्या है कि इसके दक्षिण में और पूर्व में पहाड़ियां हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखें कि यहाँ जनजातियां और अन्य स्थानीय नाम है। आपने देखा होगा कि जो हिमालय में जितनी भी यहाँ पे चीजें हैं, यानी कि वहाँ पे कितनी सारी पहाड़ियों के जो नाम रखे हुए हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना, मिकिर, मिसमी, आबोर, नागा, मणिपुरी, ये सारी की सारी वहाँ पे जनजातियां हैं और उन जनजातियों के निवास स्थान के हिसाब से ही वहाँ की जो पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं उन्हीं के हिसाब से वहाँ की जगहों के नाम अपने आप ही पड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ है कि जनजातियों के नाम के हिसाब से ही पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब नदियों के गार्ज द्वारा असतत है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि नदियां यहाँ पे क्या बनाती है, गार्ज बनाती है। गार्ज मतलब कि जैसे नदियां आती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है तो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ कई सारे अवसाद लेके तो आती है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत सारे गार्ज बना के इन पहाड़ियों से निकल के, मतलब पहाड़ियों का सीना चीर के यहाँ से निकलती है और वो असतत हो जाती है। जैसे कि यहाँ पहाड़ी आ रही है और यहाँ पे एक नदी आई है, ब्रह्मपुत्र नदी आई है, तो उसने यहाँ पे क्या बनाया, अपना गार्ज बनाया और वो ये इस पहाड़ी को असतत कर दिया। मतलब जो पहाड़ी एकदम सतत थी वहाँ पे उसको काट पीट दिया। जनजातियां हैं यहाँ पे, हमने देखेंगे कि कौन कौन सी जनजातियां हैं। स्पेसिफिक जनजाति के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो जनजाति यहाँ पे निवास करती है उस पहाड़ी की जरूर बात करेंगे दोस्तों। अब ये जो जनजातियां यहाँ पे निवास करती है वो झूम कृषि करती है। झूम कृषि क्या होती है कि देखते हैं कि जो झूम कृषि होती है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक जनजाति रह रही है, मान लो कि नागा जनजाति है, तो नागा जनजाति ने नागालैंड में अपनी क्या की है कि एक जगह पे कृषि करने के बाद वहाँ की जो मिट्टी थी उसका फर्टाइल खत्म हो गया। अब फर्टाइल खत्म होने के बाद यहाँ पे ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं कृषि करने के लिए, जहाँ पे उसका जो सोइल है उसका फर्टाइल खत्म हो जाता है, उसी को हम झूम कृषि बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर झूम कृषि है नॉर्थ ईस्ट से ही आया है ना। तो आप इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्ट में किस तरह की कृषि की जाती है, तो वहाँ पे झूम कृषि की जाती है। और हम ये भी जानेंगे कि यहाँ पे कृषि के लिए भी यहाँ का जो जलवायु है, मौसम है, वो उपलब्ध है। क्योंकि हमने हिमालय के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने कि जहाँ पे कम ऊंचाइयाँ हैं, मतलब कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ज़्यादा ऊंचाइयाँ नहीं हैं। यहाँ की जो ऊंचाइयाँ हैं, लगभग औसत जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, मैं जो कृषि की बात आई इससे आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि जो पहाड़ी इलाके में कृषि क्यों होती है। क्योंकि यहाँ की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई 1500 से 2500 मीटर है दोस्तों। ज़्यादा ऊंचाई ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जनजातीय लोग निवास करते हैं, वो अपनी कृषि भी कर पाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे कि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का जो विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। उसके साथ साथ यहाँ पे नागालैंड में है, मणिपुर में है, मिजोरम में, त्रिपुरा, असम, है ना, ये सारे स्टेट में इसका विस्तार माना जाता है। जो आप देखते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर है, आपसे मैं कमेंट बॉक्स में एक आंसर जानना चाहूँगा कि सिक्किम क्या नॉर्थ जो 7 सिस्टर कहे जाने वाले स्टेट का पार्ट है या नहीं है, और जो सिक्किम है वो भारतीय सीमा में कब शामिल किया गया और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू शामिल किया गया। क्योंकि हम कोई चीज़ जब पढ़ रहे हैं तो उसको इस तरीके से रिलेट करके हम जरूर पढ़ें। ठीक है, तो सिक्किम के बारे में आपको 3 से 4 चीज़ें बतानी है कि सिक्किम 7 सिस्टर का पार्ट है या नहीं है, ये कब भारत में शामिल किया गया और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, और उस टाइम पे कौन हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, मतलब अब थी तो इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, ये तो आप बता ही दोगे, ठीक, थी या कौन था ये भी बता दो। ठीक, नोट, इसमें आपको एक नोट इसलिए दिया हुआ है कि मेघालय स्थित जो गारो खासी जयंतिया है, जो कि गारो खासी जो जयंतिया है, यहाँ पे एक तरह का ये कीपनुमा आकृति बनाती है।
अब ये कीप नुमा आकृति, जैसे कि यहाँ पे गारो है, यहाँ पे खासी, यहाँ पे जयंतिया की पहाड़ी है, क्योंकि अब ये इस तरीके से यहाँ पे कीप नुमा आकृति बनाती है। इस तरीके से यहाँ बनाने से क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जो मानसून आता है, प्रवेश करता है, मानसून प्रवेश करता है तो यहाँ पे जो बादल है वो फंस जाते हैं। इसीलिए गारो खासी जो जगह है यहाँ पे मौसिनराम और चेरापूंजी स्थित है। तो इसीलिए जो खासी स्पेसिफिक खासी जगह पे, खासी पहाड़ी पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया की सर्वाधिक बारिश होती है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेघालय स्थित गारो, खासी, जयंतिया प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ठीक है, ध्यान से देखो आप, क्या लिखा हुआ है, प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ना कि हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, महत्व क्या है इसका, जिसका हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि मानसून की दिशा व जल विभाजक का कार्य करती है ना। क्या लिखा हुआ है कि यहाँ जो है दोस्तों, ये मॉनसून की दिशा, मतलब कि यहाँ पे मॉनसून अगर आ रहा है तो नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं वो डिसाइड करती है। और जल विभाजक का, जैसे कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जो पहाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अगर नदियाँ आ रही हैं, पहाड़ी बीच में आ रही है, तो जल विभाजक का इसमें काम अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है दोस्तों। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि हमने इसके बारे में आज क्या क्या अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियों के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक, हम जानेंगे इसमें मुख्यतः जो मुख्य पहाड़ियां हैं दोस्तों, उनके बारे में हम मैप में भी जानेंगे। बस मैं यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि हम इन पहाड़ियों के बारे में यहाँ देखेंगे। ठीक है, हाँ चलो, तो यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं कौन कौन सी देखते हैं। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ी है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे डफला पहाड़ी देखने को मिलती है दोस्तों, डफला है ना, मीरी पहाड़ी देखने को मिलती है, आभोर, मिसमी, पटकाई बूम पहाड़ी। ये कौन कौन सी है, डफला, मीरी, आभोर, मिसमी और पटकाई। इसमें जो हमारी मिसमी और पटकाई बूम पहाड़ी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पटकाई बूम पहाड़ी है वो कहीं ना कहीं म्यांमार से भी अपनी सीमा साझा करती है। और जो मिसमी पहाड़ी है दोस्तों, ये 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन से, एक तो भारत में, चीन में और म्यांमार में। तो इनके बारे में भी हम स्पेसिफिक डिटेल से जानने वाले हैं दोस्तों, और मैप में भी हम इनको देखेंगे कि ये पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। हमने यहाँ पे सिर्फ डालने का ये हमारा मकसद है कि हमें पता होना चाहिए, हम मैप भी पढ़ेंगे है ना, मैप के पहले हमें पता भी होना चाहिए कि हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नागालैंड में जो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है उसी के नाम से, क्योंकि नागालैंड का भी जो नाम पड़ा है वहाँ की जो जनजाति के नाम पे पड़ा है। और नागा क्या है, वहाँ की जनजाति है दोस्तों, क्या है, वहाँ की जनजाति है। ठीक है, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। कौन सी, नागा जनजाति है, ये नागा जनजाति है, और उसी के हिसाब से यहाँ का स्टेट का नाम भी पड़ा है। मणिपुर में है, मणिपुरी पहाड़ी है, और बरेल पहाड़ी है, और ये असम और मणिपुर दोनों में फैली हुई है दोस्तों। कहाँ फैली हुई है, असम और मणिपुर दोनों में फैली हुई है। ठीक, असम और मणिपुर दोनों में फैली हुई है। उसके बाद अगर हम देखते हैं, मिजोरम में लुसाई और मिजो पहाड़ी है। ठीक, ये लुसाई, जैसे कि यहाँ पे हमारी हो गई हमारी मिजो पहाड़ी, और यहाँ पे लुसाई पहाड़ी हो गई। तो ये दोनों पहाड़ी एक दूसरे से एक ही रूप में है, लेकिन हमने अलग अलग नाम लिख दिए कि अगर कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लुसाई पहाड़ी कौन से स्टेट में है, तो ये हमारी मिजोरम में है दोस्तों। असम में मिकिर पहाड़ी है और रेगमा पहाड़ी है दोस्तों। उसके साथ साथ मेघालय में कौन सी है, गारो, खासी, जयंतिया। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और लिख देता हूँ कि ये प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है दोस्तों। क्या है, प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। ठीक, ये आप चीज़ नोट डाउन कर लेना कि जो मेघालय है वो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो तीनों पहाड़ियाँ हैं मिलके मेघालय का पठार का निर्माण करती है। मेघालय का जो पठार है उसका निर्माण करती है दोस्तों। किसका निर्माण करती है, मेघालय के पठार का निर्माण करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गारो, खासी जो जयंतिया हैं किसका निर्माण करती है, तो मेघालय के पठार का निर्माण करती है। और जो असम मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीप पठार से किससे अलग होता है, तो वो अलग होता है दोस्तों मालदा गैप से। किससे अलग होता है, मालदा गैप से अलग होता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ये चीज़ हम अभी मैप में भी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हम ये सब चीज़ें क्या देखने वाले हैं, मैप में देखने वाले हैं। ठीक, आप
अच्छे से यहाँ पे मैप लेके बैठ जाइए ताकि हम मैप स्टडी कर सकें। तो ताकि हम क्या होता है कि मैप में कई बार क्या होती है, चीज़ें हमें क्लियर होती है। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो स्टेट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। ये हमारा क्या है, सबसे पूर्व में स्थित एक स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। आपको क्लियर ना दिखे तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, यहाँ तक इसका विस्तार है, देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके तो ये पूरा इसका विस्तार क्षेत्र है दोस्तों। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक ये आता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वो कितने देशों से लगती है। ठीक, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ से लेके तो ये यहाँ तक जो हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। देखो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। अब ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है दोस्तों, यहीं पे आसाम है, ये मेघालय है, और ये कौन सा है, त्रिपुरा है दोस्तों। क्या है, त्रिपुरा है। यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया हमारा। तो ये कितने स्टेट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इन्हीं को ही 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, सिक्किम इसका पार्ट नहीं है, मैंने यहाँ पे आपका आंसर मिल गया है यानी कि। तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में हमने कितनी पहाड़ियों के बारे में देखा था। ठीक है, मैं ये इसको अभी इरेज करूंगा क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी पहाड़ियों के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले हमने किस पहाड़ी के बारे में देखा था, हमने जो सीरियल नंबर से ही वहाँ पहाड़ियों के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखा था दोस्तों डाफला। क्या लिखा था, डाफला पहाड़ी। ठीक, डाफला पहाड़ी लिखी। फिर उसके बाद मैंने डाफला के बाद यहाँ पे मैंने जहाँ लिखा है वहीं डाफला है। अब ये एक मैप में हम देख रहे हैं डाफला। उसके बाद मैंने यहाँ पे कौन सी पहाड़ी, डाफला, मीरी, और उसके बाद आभोर। और यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, मिसमी है। डाफला, मीरी, ठीक, मीरी, यहाँ पे आभोर, आभोर है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं आभोर है। ये आपको क्रम याद करना है दोस्तों। यहाँ पे मिसमी पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे मिसमी पहाड़ी है। और यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, यहाँ पे पटकाई बूम है। कौन सी है, पटकाई बूम। और पटकाई बूम का जो विस्तार है वो कहीं ना कहीं अरुणाचल के साथ साथ नागालैंड में भी है दोस्तों, दोनों में इसका हिस्सा है। और उसके साथ साथ म्यांमार से भी इसकी बॉर्डर लगी हुई है। और यहाँ पे कौन सी है, नागा हिल्स है, नागा पहाड़ी है दोस्तों। कौन सी है, नागा पहाड़ी। और नागा पहाड़ी के नाम से ही यहाँ पे जनजातियाँ हैं, और इसी के नाम से ही यहाँ के स्टेट का नाम नागालैंड पड़ा है दोस्तों। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी है, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कौन सी है दोस्तों, पूर्वी मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं, है ना, मणिपुरी पहाड़ियाँ हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों, मणिपुर में एक झील भी है दोस्तों। इसके किनारे पे यहाँ पे क्या है, एक झील है। कौन सी झील है दोस्तों, यहाँ पे एक झील है। झील का नाम क्या है, यहाँ पे एक झील है, जिस झील का नाम क्या है दोस्तों, लोकटक झील है। क्या है, लोकटक झील है दोस्तों, लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील है यहाँ पे। और लोकटक झील पे ही आपको मैं आगे बताएंगे किस तरह से चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं। आगे हमने देखा यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे दोस्तों। मिजोरम में कौन कौन सी पहाड़ी है, मिजो और लुसाई पहाड़ी है। यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है दोस्तों, यहाँ पे है पहाड़ी हमारी मिजो पहाड़ियाँ पे लुसाई पहाड़ी है। कौन सी है, लुसाई। ठीक है, यहाँ पे लुसाई पहाड़ियाँ हैं, लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पे देखते हैं हम मिकिर। ठीक है, असम में मिकिर पहाड़ियाँ हैं, मिकिर पहाड़ी। तो ये हमारी जो चीज हुई है दोस्तों, ये हमारा सिर्फ जो अभी हिस्सा कंप्लीट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा हिमालय का जो उत्तर पूर्वी जो एक्सटेंशन है वो हुआ है। अभी यहाँ पे जो पहाड़ी आपको देखने को मिलती है कि सर इसमें ये वाली पहाड़ी की बात क्यों नहीं की, तो ये जो पहाड़ियाँ दोस्तों देखने को मिलती है, गारो, यहाँ पे गारो, खासी, है ना, यहाँ की जो जनजातियों के नाम पे ही पहाड़ियों का नाम रखा गया, जयंतिया, है ना, ये जो है गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे गारो,
ठीक है, गारो, यहाँ पे खासी, खासी, और यहाँ पे जयंतिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? गारो, खासी, जयंतिया, और ये आपको क्रम भी यही याद रखना है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, जहाँ पे मेघालय में ही क्या है, जैव विविधता भी है मेघालय में, यहाँ पे नोकरेक, और नोकरेक के साथ बालपक्रम। ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम इसके बारे में अब स्पेसिफिक एक पहाड़ी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि हमने एक पहाड़ी के बारे में अगर देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम सबसे पहले, जो मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हमारी मिसमी पहाड़ी होने वाली है। कौन सी होने वाली है? मिसमी पहाड़ी होने वाली है। तो भारत चीन म्यांमार सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता दूं कि सबसे पहले जो हमारी पहाड़ी आती है अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारी आती है डाफला, मीरी और आभोर, है ना। इस तरीके से है डाफला, ये डाफला हो गई, ये मीरी हो गई, ये डाफला, मीरी, आभोर, है ना। और यहाँ पे जो आती है वो मिसमी आती है। और इस तरीके यहाँ से जो पहाड़ी आती है दोस्तों, ये कौन सी है? मिसमी है ना, मिसमी। और ये कौन सी है? पटकाई बूम, है ना। तो ये पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पे है स्थित है मिसमी पहाड़ी। यहाँ पे चाइना की बॉर्डर लगती है, इधर म्यांमार की लगती है, उधर इंडिया की लगती है। यहाँ पे चाइना है ना, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे इंडिया है। तो ये तीन जगह से, तीनों तरफ से किससे घिरी हुई है? तीनों राज्य से घिरी, तीनों देशों से घिरी हुई है। यहाँ पे चीड़, कौनधारी वन और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कौनधारी वन है और बांस है। सबसे ऊंची जो चोटी है डाफला बम चोटी है। आपसे अगर पूछा जाए कि मिसमी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डाफला बम चोटी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार भी है। अगर आप यहाँ से आप देख रहे हैं लास्ट में जाके मिसमी पहाड़ी, तो ऐसे यहाँ से आती है। तो कौन सी पहाड़ी है? मिसमी पहाड़ी किसका प्रवेश द्वार मानी जाती है? वो प्रवेश द्वार मानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी का। तो आपको कहाँ पे स्थित है? सबसे पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये चीज क्लियर हुई होगी। भारत और चीन म्यांमार सीमा पर है। चीड़ और कोणधारी और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी जो है डाफला बम चोटी है, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। इतनी चीज आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करेंगे अभी। नेक्स्ट जो हमारी जो चोटी होने वाली है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी पहाड़ी होने वाली है वो पटकाई बूम होने वाली है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले ही बता चुका था कि हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहाड़ी है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश में दक्षिण पूर्व नागालैंड में है। ठीक है, ये इसका जो विस्तार है मैंने आपसे पहला भी बोला था। जैसे कि यहाँ पे हमने पटकाई बूम के बारे में देखा था, यहाँ पे मिसमी पहाड़ी है, यहाँ पे कौन सी आभोर है, यहाँ पे मिरी है, यहाँ पे कौन सी है? डाफला है। तो जो अब जैसे कि इस तरीके से हमारा जो है कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और इसके नीचे ही ये नागालैंड है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद कौन सा है? मणिपुर, मणिपुर के बाद कौन सा है? मिजोरम। तो आपको इस तरीके से स्टेट के बारे में भी पता रहना चाहिए, तब जाके आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डाफला, मीरी, है ना, आभोर, मिसमी, इसके बाद कौन सी है? पटकाई बूम। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं अभी पटकाई बूम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, और नागालैंड में भी इसका हिस्सा है। ठीक है, इसके नीचे ये जो है यहाँ पे नागालैंड है, तो नागालैंड में भी इसका हिस्सा आता है। ठीक, और बांस और चीड़ आदि के वृक्ष हैं, क्योंकि अभी वही मिसमी पहाड़ी है, बस इसको हमने जनजाति के हिसाब से अलग नाम दे दिया, बस इतना सा फर्क है। तो बांस और चीड़ के वृक्ष यहाँ भी स्थित है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सा होने वाला है? नागालैंड। नागालैंड के बारे में हम पूरे ही एकदम क्रम से चल रहे हैं, ऑर्डर में चल रहे हैं। सबसे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश को देखा, अरुणाचल प्रदेश को देखने के बाद हमने अब नागालैंड को देख रहे हैं। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, नागालैंड और मिजोरम में इसका विस्तार है। सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है यहाँ की माउंट सरावती है दोस्तों, सारवती नहीं है, सरावती है। क्या है? सरावती है। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। ठीक, यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? सरावती पहाड़ी है। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, सबसे पूर्वी राजधानी है। अगर भारत में सबसे पूर्वी राजधानी का नाम पूछा जाए आपसे, तो जो सबसे
पूर्वी जो सबसे पूर्वी जो राजधानी है वो किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा सबसे पूर्वी राजधानी मानी जाती है। तो नागालैंड में क्या इंपॉर्टेंट है? नागालैंड और मिजोरम में इसका विस्तार है। सर्वोच्च चोटी जो है शरावती है, माउंट शरावती है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है, जो सबसे पूर्वी राजधानी है। क्लियर है? चलिए, हमने अभी इसको बस ऐसे ही हमें देखना है दोस्तों, ठीक है, इसमें ज्यादा इतना लोड नहीं लेना है, ठीक। दोस्तों हम अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट जो है मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर म्यांमार की सीमा पर है, ठीक है। सर्वोच्च ऊंची जो चोटी है यहाँ पे जाओ पाओ की चोटी है, जाओ पाओ की चोटी है यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसके पहले आपको दो चीजें और बताना चाहूंगा। दो चीजें क्या है? पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पे लामा टोल की एक पहाड़ी है, दो पहाड़ियां हैं यहाँ पे। लामा टोल की पहाड़ी है एक, लेमा टोल की पहाड़ी है पहले, लेमा टोल पहाड़ी है, ठीक है। लेमा टोल की पहाड़ी है दोस्तों, लेमा टोल की पहाड़ी। और उसके साथ साथ ही यहाँ पे उत्तर पूर्वी पहाड़ी भी है, मणिपुर की उत्तर पूर्वी पहाड़ी, मणिपुर की पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां, ये लिख दो आप, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां, है ना। ये आपको क्लियर है, दिख रहा है, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक झील है दोस्तों, उस झील का नाम है लोकटक झील, है ना। क्या नाम है इसका? लोकटक झील है दोस्तों। क्या नाम है? लोकटक झील। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और चीजें यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आइलैंड है। क्या है? अब ये जो लोकटक झील है वो एक आइलैंड पे है, इसीलिए मैं आइलैंड की बात कर रहा हूं, और कोई वजह नहीं है आइलैंड की बात करने का, ठीक है। यहाँ पे कोई वजह नहीं है, क्योंकि हम अगर आइलैंड की बात कर रहे हैं तो ये लोकटक झील जो है यहाँ पे एक आइलैंड, यहाँ पे आसपास में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है, तो लोकटक झील भी है। तो यहाँ पे जो आइलैंड है, आइलैंड का जो निर्माण होता है यहाँ पे क्यों हुआ है? आइलैंड का जो निर्माण हुआ है, कई सारे जो सॉइल है ना, जीवाश्म है, सॉइल मिट्टी की वजह से, है ना, हिंदी में लिख लेते हैं, मिट्टी की वजह से। उसके साथ साथ ही क्या होता है, यहाँ पे जीवाश्म आए हैं, जीवाश्म की वजह से, और कई सारे जो अवसाद मिलके यहाँ पे क्या मिलते हैं, आके कई सारे छोटे छोटे आइलैंड बना लेते हैं, जिसको फुमदी बोलते हैं, फुमदी, है ना। उसको भाषा में क्या बोलते हैं? फुमदी बोलते हैं, फुमदी इनको बोला जाता है, फुमदी, ठीक है। तो ये इसको हिंदी में, इंग्लिश में भी फुमदी ही बोला जाता है। तो यहाँ पे कई सारे फुमदी है, जिसपे हमने एक नेशनल पार्क का नाम भी पढ़ेंगे, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं। तो वो कहाँ पे? वो भी मणिपुर में ही स्थित है। तो यहाँ पे कई सारे जो आइलैंड है उसको ही एक तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क का नाम दिया गया है, जो कि आइलैंड पर स्थित है। आइलैंड किससे बना है? तो यहाँ की जो मिट्टी है, नदियों के द्वारा मिट्टी जीवाश्म बहा के ले जाते हैं, वो थोड़े थोड़े उगे होते हैं, उनसे क्या मिलता है? उनसे बनता है यहाँ पे आइलैंड। और यहाँ पे जो लोकटक झील है, लोकटक झील को 1990 में रामसर साइट में ऐड किया गया था दोस्तों, रामसर साइट। अब ये रामसर साइट क्या है? तो रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में एक जगह है रामसर, है ना। रामसर क्या है? एक जगह है। रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, 1971-72 में यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन होता है यहाँ पे 2 फरवरी के दिन हम क्या बनाते हैं, जो हमारे वेटलैंड आर्द्र भूमि दिवस। तो लोकटक क्या है कि रामसर साइट में कब ऐड हुआ? 1990 में ऐड हुआ। और 1993 में दोस्तों ये क्या हुआ? 1993 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रामसर जो है एक जगह पे कन्वेंशन हुआ था रामसर नाम से, जो कि ईरान में एक जगह का नाम है, 1971-72 में। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में इसको लागू कब किया गया? 1982 में इसको प्रभाव में लाया गया। और उसके बाद से जो भी हमारे आर्द्र भूमि स्थल है उनको इसमें ऐड करते गए। तो उसमें जो लोकटक झील का नाम आता है वो 1990 में आता है, और उसको 1993 में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में बना दिया जाता है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड ये होता है दोस्तों कि जो ज्यादा खतरे में जिस तरह की आर्द्र भूमि स्थित होती है उसमें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो हमारे 2 ही यहाँ पे ऐसी जगह है जिनको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया था, एक तो लोकटक है और दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है,
ठीक है, रामसर साइट क्लियर हो गई। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और है जो कि नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामझाओ। और यहाँ के मणिपुर की एक विशेषता और है, यहाँ का जो डांसिंग डियर है ना, जो नाचने वाला जो हिरण है, उस संघाई जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब यहाँ से ये इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि एक लामटोल पहाड़ी और पूर्वी मणिपुरी पहाड़ी के बीच में एक लोकटक झील है। लोकटक झील में ही यहाँ पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, जो कि वर्ल्ड का मतलब एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका आइलैंड का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी और जीवाश्म अवसाद के द्वारा होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ही जो लोकटक झील है उसको रामसर साइट में रखा गया है। रामसर साइट में कब रखा गया? 1990 में रखा गया है। और 1993 में इसको मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब रामसर शब्द कहाँ से आया, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रामसर एक ईरान में एक जगह का नाम है, जो कि 1971 और 72 में कन्वेंशन हुआ, जिसमें आर्द्र भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कन्वेंशन हुआ था दोस्तों। 1982 में इसको भारत में लागू किया गया। ठीक है, भारत में इसको लागू किया गया। और 2 फरवरी के दिन यहाँ पे क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको चीजें क्लियर हुई होगी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें होने वाली है इसमें, क्या चीजें होने वाली है दोस्तों। सबसे अब इसके बाद जो चीज होने वाली है इसमें, हम सर्वोच्च चोटी की बात करें मणिपुर में, तो माउंट जापो है। बराक और इम्फाल नदियां यहाँ पे बहती हैं, है ना, ये ध्यान रखना, बराक और इम्फाल यहाँ की नदियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि यहाँ पे लोकटक झील के बारे में हमने विस्तृत रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोकटक झील के बारे में हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या चीज है लोकटक झील के बारे में? तो मोइरंग मणिपुर, लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर कहा जाता है इसको। ठीक है, पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील है। फुमदी, जो तैरते हुए वनस्पति जीव पदार्थों के द्वीप होते हैं, उनको फुमदी बोला जाता है। यहाँ पे केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र है दोस्तों। ठीक है, विश्व का एकमात्र। यहाँ पे जो डांसिंग डियर है, डांसिंग डियर जो कि नाचने वाली जो हिरण है वो रहती है, मणिपुर के नृत्य करने वाली हिरण यानी कि संगाई उसको बोला जाता है। उसका जो नाम है रोसोर्स एल्डी है, का अंतिम प्राकृतिक आवास है ये। ठीक है, यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो डांसिंग डियर है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में आती है। रामसर आर्द्र भूमि में 1990 में इसको शामिल किया गया और 1983 में इसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया, क्योंकि जो ज़्यादा ही खतरनाक थोड़ी आर्द्र भूमि होते हैं उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है इसमें। आगे हम देखते हैं कि बरेल की जो पहाड़ी है वो भी मणिपुर और असम की बॉर्डर पे है। कहाँ पे है? असम। और क्योंकि जो पहाड़ियाँ होती है दोस्तों स्पेसिफिक एक स्टेट में नहीं फैली होती है, जैसे कि हम बात करें अरावली रेंज की, अरावली रेंज राजस्थान में नहीं है, वो राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक गई हुई है। तो ऐसे ही कोई पहाड़ियाँ होती है तो वो स्पेसिफिक एक जगह में नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि सतपुड़ा रेंज है, विंध्याचल रेंज है, इस तरीके से हिमालय की ही बात करें या पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ियाँ कोई एक स्टेट में स्पेसिफिक नहीं है। तो असम और मणिपुर में भी इसकी सीमा आती है। और आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पे स्थित, हमने देखा था आर्कियन क्रम की। जब अगर आपको ये आर्कियन नहीं पता है तो आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी चीजें डली हुई है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आगे की जो चीज हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे यहाँ पे जो हमारी बची हुई पहाड़ियों को हम कंप्लीट करेंगे। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।